तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी का एक सवाल आपको, ये जेई मेन का सवाल है आपका 2019 का, करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। मतलब एक वन बाय वन निकाला और निकाल के फिर देख के फिर रख दिया, फिर दूसरा निकाला। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म अ वेल सफल्ड deck of 52 cards. Let x denote the random variable of number of aces, एक्का की बात चल रही है ना, obtained in the two drawn cards. Then the probability of क्या है, x equals to 1 और x equals to 2, मतलब एक एक्का है या दो एक्का है। तो x आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एसेस की बात हो रही है, मतलब एक्का की बात हो रही है। आपसे पूछा है P of x equals to 1 प्लस P of x equals to 2। तो भाई P of x equals to 1 में कौन कौन सा कंडीशन बनेगा, तो पहले वाले में एक का आया, दूसरे वाले में एक का नहीं आया। इसकी मैं बात करूं, पहले ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगा। पहले वाले हाँ बस सॉरी, पहले वाले में एक का आया, दूसरे वाले में नहीं आया। ठीक, पहले वाले में नहीं आया, दूसरे वाले में आया, यही है। टू कार्ड्स की बात कर रहा है तो दो पे ही बात करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये क्या बनेगा, दोनों में एक का आ गया, यही होंगे कंडीशन। तो बात यहाँ पे ये रही। अब एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब एक का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। चार ही एक का होता है, और क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया है इसलिए अपना सैंपल स्पेस नहीं बदलेगा। क्योंकि रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या है, निकाला, देखा कि एक का आ गया और रख दिया, एक का नहीं भी आया तब भी देख के रख दिया वापस से, तो सैंपल स्पेस अपना उतना ही रहेगा। तो ये हो गया 1/13। ठीक है, तो एक का आने की प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब P ऑफ A इज 1/13। तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब एक का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/13, दैट इज 12/13 होगा क्या। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी आपकी, एक पहले वाले में एक का आए मतलब 1/13, फिर दूसरे वाले में एक का नहीं आए मतलब 12/13, प्लस पहले वाले में एक का नहीं आए फिर दूसरे वाले में एक का आ जाए। ये तो ये दोनों इसका हुआ, इसका, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट, और इसका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका पार्ट यहाँ पे आएगा आपका, इधर क्या है, दोनों में एक का हो जाए, तो दोनों में एक का आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13 इंटू 1/13। 1/13 इंटू 1/13 ही होगी ना, क्यों। अब ये मत सोचना कि सर एक एक का तो निकाल लिया, भाई रिप्लेसमेंट कर दे रहा है, वापस से डाल दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए 1/13 इंटू 1/13। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं, कितना होगा, ये आसान सा तो है। 12 प्लस 12/169 प्लस 12/169 प्लस 1/169, दैट इज 25/169, आपका क्या है, आंसर है। अब ज्यादा जगह छोड़ दिया, अब अगला है आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बीपीडी से लिखेंगे। देखो बेटा, अभी हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना, उसमें क्या था, फेलियर और सक्सेस की बात करी थी। तो फंडा वही है यहाँ पे, फेलियर और सक्सेस। बात समझ में आई, पी मतलब आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे अलग से ले गए, तो अच्छा लिखा ही तो है ना यहाँ पे,
पी क्या है आपका, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और वही फॉर्मूला लगेगा। बस इसमें और क्या ऐड हो गया आपका, ये मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला होता है एन पी, और पी क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, और जहाँ पे आपका पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट एन पी क्यू। और आपको ये तो याद है, रखना ही है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि पी प्लस क्यू कितना होता है, 1 होता है। जब अभी अभी तो पढ़ा था ना बाइनोमियल, क्या कहते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, अभी लास्ट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन। अब बॉक्स में कितना है भाई, 15 ग्रीन है, 10 येलो है। 10 balls are randomly drawn one by one with replacement। अब इसमें भी with replacement मतलब सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विथ रिप्लेसमेंट की बात करें, देन द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर ड्रॉन। अब पहली बात तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेर का फॉर्मूला एन पी क्यू, यही होता है क्या। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का, मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं, हमें पता है, तब भी मीन लिख रहा हूं अभी। ठीक है, मीन का फॉर्मूला हमने जाना था कितना होता है, एन पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी अंडर रूट एन पी क्यू। ठीक, ऐसे ही लिख दिया मैंने याद कराने के लिए। अब बात की जाए, अपने को क्या बोला है, अब एन पी क्यू 10 बॉल्स निकाल रहा है रैंडमली, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और ये भी आपका जेई मेन का सवाल है, ऐसा वैसा सवाल नहीं करा रहा, ये भी जेई मेन का, ये 2017 का सवाल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ, नंबर ऑफ बॉल्स कितने निकाल रहे हैं हम, 10 निकाल रहे हैं, तो एन हो गया 10। ठीक, अब बात हुई वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। अब बात की क्या गई है, वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकालना है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, बेसिकली नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन, ड्रॉन निकाल ही रहे हैं ना एक तरीके से, तो यही हो जाएगा। तो अब बताओ पी क्या हो जाएगा, 15/25 होगा क्या बेटा, 15/25, ग्रीन बॉल 15 है तो 15/25, तो ये तो हो गया पी। क्यू क्या हो जाएगा, 10/25 हो जाएगा क्या बेटा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या, एन पी क्यू, दैट मीन्स एन इंटू 10 इंटू, सर पंखा चला दीजिएगा प्लीज, एन इंटू 15/25 इंटू 10/25। अब इसको हम लोग कैंसिल वैंसिल कट्टम कुट्टी कर ले, तो 3 5 2 5, एक बार ये भी जाएगा 2, तो ऊपर कितना हो गया, 12 नीचे हो गया 25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड, वेरिएंस का फॉर्मूला याद हो जाएगा, आसान सा फॉर्मूला है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो याद हो जाता है। अंडर रूट एन पी क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, और एन पी क्यू होता है आपका वेरिएंस, और एन पी होता है मीन। अब इसी पे आगे बढ़ा जाए, अगला फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बोल रहा हूँ, अगला सवाल है आपके पास, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड द वेरिएंस, मीन और वेरिएंस कितना दिया हुआ है, मीन मतलब एनपी आपके पास दिया हुआ है 4, वेरिएंस मतलब एनपी क्यू की बात की रही है आपके पास 2। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे एनपी अपॉन एनपी क्यू, जित आगे तो मैंने सवाल पढ़ाया नहीं, बस इतना पढ़ता हूँ, देख क्या क्या आता है वो तो निकाल ले इससे। एनपी से एनपी गया, ये से 2 टाइम्स गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाफ इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू हाफ आ गई, और हमें पता है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो पी की वैल्यू भी हाफ होगी क्या बेटा, हाफ हो गई। अब पूछा गया है वो निकाल लेते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस आर। अब सक्सेस की जो भी बात करनी है, तो इससे पहले तो एन निकालना होगा, तो एन निकाल लो भाई इस वाले से, पी आपने निकाल ही लिया है, तो एन पी इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से एन इंटू हाफ इक्वल्स, एक मिनट, एन इंटू हाफ इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 8 हो गया। तो अब चाहिए आपको क्या,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू सक्सेस, मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 8C2 हाफ की पावर, मतलब सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 6 हो जाएगा। यही होगा क्या बेटा? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन गिवन है। 8C2 का मतलब क्या हुआ? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6, फिर 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में ही। तो बेटा 8 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 बचा। अब 7 इंटू 8 बाई 2 है इधर, तो 7 इंटू 8 बाई 2 डेट मीन्स क्या बचा 4 हुआ, 2 और 8 कैंसिल हो गए, 4 बचा। तो मतलब 7 इंटू 4 28। नहीं समझ में आया तो यहाँ कर रहा हूँ, देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 डेट मीन्स 6 फैक्टोरियल। कैंसिल करोगे 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लाई, तो 6 फैक्टोरियल तक के टर्म्स गए, बचा क्या 7 इंटू 8। अब इसको कैंसिल करोगे 2 के साथ, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही हुआ, ये 4 टाइम्स गया तो 28 आया, वही बोल रहा था 28। और ये क्या है भाई अपॉन में कितना है, अच्छा और कैंसिल हो जाएंगे क्या, 28 अपॉन ये 2 की पावर 8 है तो 28 अपॉन 256 और कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखे जरा, ऑप्शन में ही 28 अपॉन 256 है, तो ऑप्शन ए ठीक है। आसान से सवाल आते हैं। अब उसके बाद अगला सवाल क्या बोल रहा है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स हैविंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस वैसा ही सवाल है, एनपी इक्वल्स टू, अरे सेम सवाल रिपीट हो गया क्या? नहीं, इसमें लास्ट में बदल दिया है, मतलब सेम है भाई। देखो एनपी ये दिया हुआ है, एनपी क्यू 2 दिया हुआ है, तो हमने निकाला ही है पिछले वाले से, क्यू हाफ आता है और पी कितना आता है, पी भी हाफ आता है। सेम लास्ट क्वेश्चन ही है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 निकालना है और इसमें क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 था। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर भी एन 80 आ जाएगा क्या आपका, सेम सवाल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा 8C1, ओ ये 1 लिखा हुआ ठीक है ना, 8C1 और हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर 7, मतलब ये 1 कौन सा सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर 7। 8C1 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म 8 फैक्टोरियल में कैंसिल हो गए, बचा इधर 8 और ये कितना बच गया भाई, ये बच गया 1 अपॉन 2 की पावर 8। अब ये 2 की पावर 3 कैंसिल होगा 2 की पावर 8 से, तो ये कितना बच गया 1 अपॉन 2 की पावर 5 डेट मीन्स 1 अपॉन 32। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल था ये भी। ये सब पुराने ही जेई के सवाल हैं, अगर नहीं भी लिख रहा हूं ना तो भूल जा रहा हूं, लेकिन है सभी जेई के ही सवाल, कोई भी ऐसे इधर उधर का नहीं है, ठीक है ना। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, लेट इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल, मतलब n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू आपकी दे दी 5। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड एग्जैक्टली 2, एंड एग्जैक्टली 2 आ गया, गौर करने की बात यह है, इज दिस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आपको 0.4096। अब प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये कैपिटल पी ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है 0.2048, ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस इज इक्वल्स टू, अब 3 सक्सेस निकालना है। अब n तो दिया हुआ है, बेसिकली ये फंडा क्या है, आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या पता है p प्लस q अपना 1 होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अब एक चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 को हम क्या लिखेंगे, 5C1 p की पावर 1 q की पावर 4, यही लिखेंगे बेटा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 को क्या लिखेंगे, 5C2
पी की पावर 2, क्यू की पावर 3। अब काम करते हैं, और ये किसके इक्वल गिवन है? ये तो 0.4096 के इक्वल है, और ये 0.2048 के इक्वल है। दोनों को डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड मारने से क्यों क्यों डिवाइड मार रहा हूँ देखो, ये इनमें और इनमें रिलेशन देखो, इसलिए मुझे लगा चमका की डिवाइड मारना चाहिए। क्यों चमका? देखो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला आ रहा है 0.4096, 2 टाइम्स ऑफ दिस है 0.2048 के, इसलिए मैंने सोचा कि डिवाइड ही मारते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड मारेंगे इन दोनों को, 5c1 p रेस्ट टू द पावर 1 q रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 5c2 p रेस्ट टू द पावर 2 q रेस्ट टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0.4096 अपॉन 0.2048। ये 2 टाइम्स गया। अब यहाँ से कट्टम कुट्टी खेलते हैं, तो ये तो q बचा, ये नीचे p बचा। अब 5c1 कितना होता है भाई? 5c1 5 होगा क्या? 5c1 आपको ये 5 देगा, तो ये तो 5 है। ठीक, अब 5c2 की बात करें, क्या है ये? 5 के इक्वल है। 5c2 की बात करें तो 5c2 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म 5 फैक्टोरियल से गए, बचा क्या? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5/2, डेट मीन्स वो 4 और 2 आपस में कैंसिल हुआ, तो कितना ऊपर बचा? 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2, डेट मीन्स 10। नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे, 5c2 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के सारे टर्म्स इसमें से चले गए, तो बचा क्या? 4 इंटू 5। ठीक, अब 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 से 4 ये गया, तो बचा क्या? 10। तो ये तो बचा हुआ है, ये कट कुटा के आपके पास 10 बचा है। तो अल्टीमेटली लिखा क्या हुआ है आपके पास? अल्टीमेटली लिखा क्या हुआ है? 5q अपॉन 10p इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसको और कैंसिल कर दो, तो 2 टाइम्स और गया, तो ये उधर जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? q इक्वल्स टू 4p, यही आएगा। ठीक, और हमें क्या पता है कि p प्लस q जो है किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आगे आपके पास q इक्वल्स टू 4p मीन्स 5p इक्वल्स टू 1, p equals to 1/5, then q equals to 4/5। ये बात आ गई क्या बेटा? अब इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ तक ये बात आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस, तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट दो, पुट कर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस क्या होगा बेटा? 5c3 सक्सेस की पावर, और सक्सेस के प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर 3, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर 2। तो ये कैंसिल कटकुट आएगा, कितना आएगा? ऑप्शन से मिला लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें? 5c3, 5c3 कितना होगा? अभी देखो, जितना 5c2 होगा उतना ही 5c3 होगा क्या? क्योंकि ये भी कितना होगा? 5c3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा। तो 3 फैक्टोरियल के सारे टर्म 5 फैक्टोरियल में से गए, तो बच्चे कितने? 4 इंटू 5, और ये 2 से 4 गया तो 2 टाइम्स, ये तो 10 से आ गया, तो ये लिख देता हूँ मैं 10। और ये क्या है? इंटू 1/125 इंटू 16 अपॉन, ये कितना? 25 कर दूं मैं, तो ये एक बार और कैंसिल होगा, 5 2, तो 32/25 125 इंटू 5 कितना होता है? 625। तो 32/625 ये आ रहा है, 32/625। पहला ऑप्शन, ऑप्शन आपका ए, 32/625। अब बेटा अगला टाइप है प्रोबेबिलिटी में ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी जो है, जियो जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, स्पेलिंग क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी का क्या कहते हैं,
बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अब चीजें क्या होंगी, अब जब वन डायमेंशन में बात की जाएंगी, वन डायमेंशन में बात की जाएगी प्रोबेबिलिटी की, तो फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ होगा, ठीक है। अब जब टू डायमेंशन में बात होगा, सर्कल वर्कल या ट्रेंगल वरेंगल की बात की जाएगी, सर्कल हो गया, ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या मतलब कोई भी क्वाड्रेटरल हो गया, मतलब टू डायमेंशन में बात होगी तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया होगा, ठीक। अब जब थ्री डायमेंशन में बात की जाएगी, स्पीयर हो गया चाहे क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब में आ गए तो फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम की बात की जाएगी। इतनी बात है। तो फंडा वही है, बस दिक्कत की बात यह है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, हेमिस्फेयर, स्फीयर, और क्या होता है, और कुछ छूटा गया थ्री डी में, छूटा होगा तो देख लेना। इन सब, बाकी सवाल तो आसान है, बस इन सब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, बाकी थ्री डी, मतलब थ्री डी बोल रहा हूँ, वो ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी आसान आता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करवाएगा, लेकिन वो भी आसान रहता है। हाँ, देखिए, अ पॉइंट इज टेकन इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर एज द सर्कमफेरेंस। अब मुद्दे की बात यह है, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि भाई, ये यार सर्कल ड्रॉ ही कर देता हूँ। इसमें ड्रॉ होते हैं क्या? हटाओ। हाँ, ऐसे ही ड्रॉ करो। हाँ, ये क्या बोल रहा है, अ पॉइंट इज टेकन इनसाइड द सर्कल। अब ये पता है कैसा सवाल हो गया, आपने, ये सवाल उस तरीके का है, आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें आप वो करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, वो स्पीयर वगैरह लेते थे, तो ये उसी तरीके का सवाल है। अब आपको पहली बात तो इसमें आपको ये देखना है, क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर एज द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस से ज्यादा वो क्लोज किसके हो, सर्कल के सेंटर से हो। तो मैं मानता हूं कोई, आपको ये ले लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा r/2 से तो कम होना चाहिए। अगर r/2 मान लो, ये कोई r/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, r/2, तो r/2 से कम डिस्टेंस पे होगा तभी तो वो सेंटर से क्लोजर रहेगा सर्कमफेरेंस की तुलना। अगर r/2 से आगे चला गया, तब वो क्या क्या हम बोलेंगे, सर्कमफेरेंस के क्लोजर है, और r/2 के अंदर है, तो किसके क्लोजर है, ये सेंटर के क्लोजर है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो फेवरेबल एरिया आपका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे r/2 हो गया, r/2 का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, 1/4 आपका आंसर हो गया, बस बात खत्म। आसान सा सवाल था। दूसरा सवाल करें। अब बोल रहा है पॉइंट इज सेलेक्टेड रैंडमली इनसाइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया बात है। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, बना नहीं लेकिन है इक्विलेटरल, ठीक है। whose length is 3, length 3, length 3, length 3, find the probability that its distance from any corner is greater than 1। मतलब कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कॉर्नर ये है, इससे डिस्टेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ से भी कॉर्नर से डिस्टेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए,
यहाँ से भी कॉर्नर से डिस्टेंस 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इधर से भी 1 से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे है? पहली बात तो ये इनसाइड है, तो कॉर्नर से मैं होगा तो ऐसे ही डिस्टेंस देखूंगा ना 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा। तो ये क्या इस तरीके से सेक्टर्स बनते जाएंगे क्या? यहाँ से भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसे एक ये सेक्टर बनेगा, फिर यहाँ पर भी एक सेक्टर बनेगा। इस तरीके का कुछ होगा क्या बेटा? ऐसे ही कुछ होगा। तो अब इसकी बात करें तो पॉइंट जो है हमारा, जो भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर से डिस्टेंस होना चाहिए ज़्यादा। तो पॉइंट जो है आपका कोई इस भाग में हो, यही बात है। तो इस पार्ट की अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अब पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्वी ट्रायंगल, इक्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। इक्वी ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यही होता है क्या? ए स्क्वायर क्या हो गया आपका? साइड। ए क्या है आपका? साइड लेंथ है, साइड लेंथ। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होता है? फॉर्मूला इसका हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या? अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई/3। थीटा आपको रेडियन में लेना होता है। थीटा क्या है आपका? रेडियन में लोगे, थीटा इन रेडियन। तो यहाँ पे तो ये सब इक्विलेटरल है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक। तो इन एरियाज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ, सब इक्वल होगा, हाफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी लेंथ दी हुई है? तो 1 दी हुई है, तो 1 स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? पाई/3, तो पाई/3। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? पाई/2 आया क्या? ये क्या है आपका? एरिया ऑफ ये 3 सेक्टर्स आया। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ये तो पाई/3 आ गया, अब सॉरी पाई/2 आ गया। अब आपको क्या करना है? फेवरेबल। फेवरेबल क्या होगा? टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ये सेक्टर्स के एरिया माइनस करना, और ये कितना है? पाई/2। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है आपके पास? √3/4 3 स्क्वायर माइनस पाई/2। सही है ना? हाँ सही है। पाई/2 अपॉन, ये तो सॉरी ये तो फेवरेबल हो गया। ठीक। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? √3/4, और ये 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 9 √3/4 माइनस पाई/2 अपॉन, टोटल कितना है? टोटल तो इतना ही है, टोटल तो 9 √3/4 ही है। तो ये आपको ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा उससे हल्का सिंप्लीफाई करके मैच कर लीजिएगा। ये फर्दर तो नहीं कर सकते, बस ये कर सकते हैं यहाँ से एलसीएम लेके थोड़ा काट कूट सकते हैं। लेकिन आपको ये सवाल समझ में आया क्या? बोलिए। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आपका होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कुछ सवाल होते हैं, अगला टॉपिक है इसमें। यह आपका लास्ट के 2 टॉपिक्स है। उसके बाद शाम वाले लेक्चर में वो है ना तुम्हारे बोर्ड में, थोड़ा बोर्ड का किताब जो है वो सॉल्व करवा देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। लगभग लगभग तो हो गया है, थोड़ा इंटीग्रेशन वाला पार्ट उसमें दिया हुआ है, तो वो उसी में करवा दूंगा मैं। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब सवाल क्या है? सवाल से समझिए। सवाल बोल रहा है टू प्लेयर्स टू प्लेयर्स ऑफ इक्वल स्किल, A and B are
playing a game. They lives of playing due to some force majeure condition. जो भी कंडीशन से छोड़ दिया उससे मतलब नहीं है हमें. When A wants 3 points and B wants 2 to win, if the prize money are 16,000 rupees, how can the referee divide the money in a fair way? सवाल क्या बोल रहा है कि दो प्लेयर हैं, इक्वल स्किल के हैं. अब भाई उन दोनों को खेल रोकना पड़ा, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई, कुछ भी हो गई उसके वजह से. अब क्या बोल रहा है ये कि ए को जीतने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3. बी को चाहिए 2. यही बोल रहा है क्या? अब आपसे पूछा है कि रेफरी को 16,000 रुपए बांटने हैं, तो वो किस तरीके से डिवाइड करेगा मनी. ठीक है, इसकी बात करी है. अब देखिए, बात की जाए अब, क्योंकि बेटा दोनों इस क्वेश्चन में बड़ा ही एक छुपा हुआ चीज दिया हुआ है. बोथ हैव इक्वल स्किल्स. दोनों है, दोनों के पास इक्वल स्किल है. दोनों के पास इक्वल स्किल हैं, तो मतलब ए का भी जीतने का चांस ऐसे हाफ और बी का भी हाफ. मतलब इस तरीके से बोल रहा हूँ, नॉर्मल वे में ए भी हाफ है, बी भी हाफ है. लेकिन जब भी पॉइंट की बात आएगी वहां पे मामला चेंज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है आपको? तो आगे बढ़ा जाए तो अपने को क्या बोल रहा है, 1 मिनट तेज किया जाए थोड़ा. अब ये सवाल बोल रहा है कि अब आगे बढ़ते हैं कि दे लिव्स प्लेइंग, प्लेइंग छोड़ दिया. व्हेन ए वांट्स 3 पॉइंट, मतलब तब इसने गेम छोड़ा, इन्होंने गेम छोड़ा जब ए को 3 पॉइंट चाहिए और बी को 2 पॉइंट चाहिए. मतलब ऐसा होगा कब? बात यह है, ए को जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए और बी को जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए. तो अब यहाँ पे केस बनेगा. कैसे? प्रोबेबिलिटी किसका? ए के जीतने की बात करते हैं. ए के जीतने की बात करेंगे तो बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अब देखिए, अब बात करें पहला चांस, पहला चीज क्या हो सकता है कि ये आपको इस क्वेश्चन में कुछ तो चीज मिसिंग है, मुझे जैसा लग रहा है. अब तो अच्छा, देखिए
मिसिंग नहीं है, समझने की बात इसमें ये है। अब क्योंकि दोनों के जीतने के चांस कितने हैं, हाफ हाफ है, ये है ना। तो ये लोग कितने गेम्स खेलेंगे कि हमारा ये डिसाइड हो सके कि ए जीतेगा बी जीतेगा। अगर सिर्फ 2 गेम खेले तो 2 गेम में तो डिसाइड नहीं होना इन जनरल। तो मिनिमम गेम इसको इनको कितना खेलना पड़ेगा, एक तरीके से गेम ही बोलो, पॉइंट्स की बात चल रही है तो मिनिमम कितना खेलना पड़ेगा, मतलब मिनिमम कितनी बार जीतना पड़ेगा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन असली में हो पाता। तो मिनिमम की बात करें, मिनिमम 4 गेम इन जनरल खेलना पड़ता। क्यों, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो पहला गेम में अगर एक जीता, फिर दूसरा में बी जीता, फिर तीसरा में फिर से ए जीत गया, तो चौथा गेम जो होगा वो डिसाइड करेगा ना कि कौन जीता या कौन हारा। बात समझ में आई कि नहीं आई इसमें ये। अगर हम अगर हम 3 खेलते हैं, 3 ही खेलते हैं, ठीक है, 3 ही हमने खेला, 3 तो तब वैलिड होगा जब तीनों में ए जीत गया। लेकिन बात ये है ना, मेन पहला लाइन पे ही यहाँ पे है, इक्वल स्किल। जब इक्वल स्किल रहा तो मैंने 3 खिलाया तो ए जीता बी जीता, फिर ए जीता। अब यहाँ पे ठीक है, ए जीत गया, लेकिन अगर चौथे गेम में अगर फिर से बी जीत सकता है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं दिया है कि कितनी बार ये खेलेंगे, तो हमें फेयर कंडीशन लेके चलना पड़ेगा कि दोनों को इक्वल चांस तो मिला होगा। हमें ये तो मान के चलना पड़ेगा दोनों को इक्वल चांस मिला होगा, क्योंकि इक्वल स्किल्स हैं इसलिए इक्वल चांस यहाँ पे। क्योंकि नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले गए ये नहीं बोला, सीधे बोला कि क्या, कि भाई कोई ऐसा कंडीशन हुआ जिसकी वजह से गेम रुक गई। अब गेम कब रुकी होगी, जब मिनिमम कितनी बार हुआ होगा, 4 बार हुआ होगा। फेयर कंडीशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो इक्वल स्किल्स भी हैं इस कंडीशन में देखा जाए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? ठीक है। तो तो मिनिमम 4 गेम होगा। तो 4 गेम हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की क्या होगी भाई। पहला कि मजेदार, लगातार 3 ए जीत गया। अब 3 ए जीत गया तो चौथा तो ए जीतेगा ही जीतेगा, ये तो डन सी बात है। अगर 3 ए जीत रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ। लेकिन 3 लगातार जैसे ही जीता तो चौथा तो वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, तो ये तो सीधे 2/2 की बात हो जाएगी। मतलब यार सीधे हम क्या बोल दे, 1 बोल दे सीधा, चौथे में तो सीधे 1 होगा। ठीक। सेकंड क्या है भाई, क्या कंडीशन हो सकता है कि भाई पहले में बी जीता, दूसरे में ए जीता, फिर ए जीता, फिर ए जीता। तो कंडीशन तो सारी सेम ही टाइप की बनेंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सबका हाफ ही है, तो हाफ। ठीक। अब तीसरा क्या होगा, पहले में ए जीता, बस इसी को आगे रिप्लेस करते जाना है, इसी में ये वाला कंडीशन ही। पहला ए जीता, फिर बी जीता, फिर ए जीता, फिर ए जीता। ठीक। तो ये भी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। फिर फोर्थ कंडीशन क्या बन जाएगी, ए जीता, ए जीता, बी जीता, फिर ए जीता, हाफ 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 हाफ। ठीक, यही होगा। अब वापस से बी को लास्ट में रखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि बी लास्ट में, फिर जब ए 3 बार जीत ही जाएगा तब तो क्या ही मतलब, तब तो फिर लास्ट में बी जीत के भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात हो गई, सेम चीज होगी यहाँ वाली ही। तो इन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये तो हुआ कितना हुआ, 1/16, 1/16, 1/16। एक काम करता हूँ, ये एक गड़बड़ कर रहा है, इसको है ना 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2/16 और 1/1/1, ये सबका सम कितना हो गया, 5/16 हो गया। ठीक है।
5/16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/16 हो गई। ठीक, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, ये कितनी हो जाएगी? 1 - 5/16, डेट मीन्स 11/16। अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन या मनी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है ना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसका देखो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया। अब मनी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हुआ, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर भी ब्रैकेट में पेन चेंज करके। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपका एम ई से डिनोट करेंगे। एम ई आपका हो गया प्रोबेबिलिटी इनटू, अब पैसे की बात चल रही है तो पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे वही, अब आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की बात की जाए या मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या हो जाएगा? ए को मिल जाएगा कितना? ए को मिल जाएगा 5/16 इंटू ना 16,000, दैट मीन्स 1000। ए को मिला कितना? 5,000, और बी को मिल जाएगा 11,000। ठीक है, ये बात रही हमारी। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। लास्ट होता है बेटा आपका, ये आपको मैं स्लाइड से बताता हूँ। लास्ट टाइप है आपका, कहाँ गया भाई? नहीं, ओ, ये नहीं, इसमें फिर ऐड कर देंगे। हाँ, क्या है ये? कोइंसिडेंस टेस्टिमनी। कोइंसिडेंट टेस्टिमनी बेसिकली क्या है आपका, कि किसने मारा टीचर को। ठीक है, एक सवाल देखते हैं, उससे समझते हैं। कोइंसिडेंट टेस्टिमनी बोलता है आपके पास क्या, कि दो पर्सन प्रोबेबिलिटीज है, P1 एंड P2 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस। अब इंडिपेंडेंट विटनेस मतलब क्या है? दोनों की प्रोबेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अगर इंडिपेंडेंट विटनेस है ट्रूथ बोलने का, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। विटनेस ए एंड बी हु हु गिव्स द सेम स्टेटमेंट, मतलब अगर सेम स्टेटमेंट दे उसकी तो प्रोबेबिलिटी बोथ स्पीक ट्रूथ, तो स्टेटमेंट क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। तो ये सेम वैसा ही कंडीशन हो गया। कैसा कंडीशन आपका? ये जो हमने ये वो देखा था ना, बेस थ्योरम, उसी से मिलता जुलता टाइप का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन 1 इंटू पर्सन 2 अपॉन पर्सन 2, मतलब बोथ स्टेटमेंट ट्रू, बोथ दोनों के दोनों ट्रू बोले, ये P1 मतलब ट्रू ट्रू की प्रोबेबिलिटी अपॉन ट्रू ट्रू प्लस 1 क्या हो जाएगा? P1 मतलब 1 - P1 बोले तो फॉल्स, और 1 - P2 बोले तो फॉल्स, मतलब दोनों की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। ये वैसा ही है। फेवरेबल क्या है? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलो अपॉन सच प्लस झूठ। झूठ की स्पेलिंग क्या होती है? जो भी होती है, JHOOTH, यही होगा। यही है फेवरेबल अपॉन टोटल। कॉमन सेंस, नॉर्मल सी बात है आपकी। तो ये वाली चीज मैं आपको वहां पे लगा देता हूँ, फिर क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से और समझ में आएगा आपको। कंडीशनल टेस्टिमनी के बाद सवाल की बात करते हैं। चलो सवाल लिख देते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? ए पिक्स द ट्रूथ 3 out of 4 times। ठीक,
and B be 5 out of 6 times. ठीक है. What are the probability? What are the probability? कहाँ गया भाई सवाल? That they will contradict. अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक सच बोले एक झूठ बोले. अब कौन सच बोल रहा है को वो रेफरेंस फ्रेम की बात होगी ना, उसके हिसाब से देखो करते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. ठीक है. तो बोला है कि एक ही सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन की बात करें, ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपका 3/4 है सच बोलने की प्रोबेबिलिटी. और बी देखो बोला ना 3 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इट इज 5 आउट ऑफ 6. अब बात की जाए कॉन्ट्राडिक्ट करने की कंडीशन क्या होगी. अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है तो वो तो यही कंडीशन होगा कि दोनों टीटी हो. ठीक है. तो सीधा तो हम ये कर सकते हैं क्या, 1 - टीटी कर दे. 1 - टीटी करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट वाला कंडीशन होगा क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कॉन्ट्राडिक्ट तो तभी होगा ना. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि या तो एक बोले, जैसे होता है ना कि कभी कभी दो सिबलिंग्स होते हैं घर में, अपने झूठ बोलते हैं, तो मम्मी अलग बड़े भाई से पूछती है और छोटे भाई से पापा अलग पूछते हैं, तो दोनों अलग अलग बहाना दे देते हैं कि ये हुआ था ये हुआ था, तो इस चक्कर में दोनों फंस जाते हैं. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए. अब हाँ, अब दोनों सही बहाना देते, सही बहाना मतलब दोनों पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि देख मम्मी तुझे इधर लेके जाएगी, पापा तुझे इधर लेके जाएंगे, हम दोनों मिलके यही चीज बोलेंगे कि हम लोग यहाँ गए थे. ठीक है. तो दोनों गलत भी बोल रहे हैं तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हुए, फंसेंगे तो नहीं. और या तो दोनों सही बोलेंगे तब भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुए. तो इसलिए 1 - टीटी वाला केस कॉन्ट्राडिक्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला केस भी इसमें इंक्लूडेड रह जाएगा. बात समझ में आई? कॉन्ट्राडिक्ट का केस क्या हुआ कि आपने कुछ और बोला, आपके हिसाब से वो ट्रू, और आपका भाई, आपका जो भाई हो या छोटी बहन हो, उसने कुछ और बोल दिया, इसमें भी फंस जाओगे. और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट, ये कॉन्ट्राडिक्ट का केस हुआ. ठीक है. तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6, यही होगा क्या बेटा? बड़ा ही आसान सा सवाल है. 3/24 प्लस 5/24, डेट मीन्स कितना हो गया ये? 8/24, डेट मीन्स 1/6. सॉरी सॉरी, 1/6 नहीं, 1/3, 1/3. ठीक है. बात समझ में आई आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? वेट अ मिनट. हाँ ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब अगला सवाल है आपका, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म. अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die. डाइस फेंका उसने. एंड रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट किया भाई? दैट इट इज अ 6. बड़ा ही आसान सा सवाल है, बेस थ्योरम का सवाल है एक तरीके से ये. द प्रोबेबिलिटी
that it is actually a six। देखिए कैसे करना है, बेस थ्योरम से आप कर सकते हैं। ये आदमी है, अब ये क्या बोल रहा है, इसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 3/4। तो मान लेते हैं इसने ट्रूथ बोला, तो ट्रूथ बोला तो 3/4, फॉल्स बोला तो 1/4। ठीक, इसने फॉल्स बोला। अब आपको फाइनल आउटपुट दिया हुआ है कि डाइस फेंकने पे 6 आ रहा है, तो फाइनल तो बोल दिया कि भाई 6 आएगा। तो या तो इससे सच बोल के वो बोले, या झूठ बोल के 6 बोल दे। दोनों चीज हो सकता है। और आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछी है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। एक्चुअली 6 का मतलब क्या होगा, जब वो सच बोलेगा तभी तो एक्चुअली 6 होगा, मतलब इस प्रोसेस का आपसे पूछा है। और हमें पता है कि कोई अगर हम डाइस फेंकते हैं तो उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होगा। और चाहे इधर से भी हो 1/6 ही होगा। बात समझ में आई आपको? क्या हमने उल्टा कर दिया क्या? हम्म। अच्छा, एक मिनट, हमने क्वेश्चन को उल्टा इंटरप्रेट कर दिया। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, बात ये पहले तो झूठ बाद की बात है। फाइनली 6 आना चाहिए हमारा। डाइस फेंका, ये आपका डाइस। ठीक, अब डाइस में क्या रहेगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी क्या, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये क्या होगी, 5/6। क्योंकि 6 नहीं आ रहा है ना, हमने उल्टा इंटरप्रेट कर लिया, गलत इंटरप्रेट कर लिया। वो गलत क्यों था मैं समझाता हूँ आपको। वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये तो हमें उसने तो बाद में झूठ बोला ना, उसने पहले डाइस फेंका, फिर उसने देखा कि 6 नहीं आ रहा है, तब भी उसने 6 बोल दिया। तो वो वाला कंडीशन तो हमने लिया ही नहीं, हमने पहले ही बोल दिया कि उसने झूठ बोला। तो ये 3/4 और ये 1/4, तो डाइस फेंकने वाला कंडीशन तो चला गया हमारा, पहले ही हमने झूठ बुलवा दिया उससे। तो फाइनली तो ये तो 1/6 ही 1/6 रहेगा। तो झूठ बोलने वाला डाइस फेंकने का तो कंडीशन ही गायब हो गया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो उसने झूठ बोला। ठीक है, मतलब झूठ तो अभी बाद में बोलेगा, पहले डाइस फेंका उसने। डाइस फेंका तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब वो बोल रहा है सच। अब वो सच बोलेगा तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। और अगर झूठ बोला, झूठ बोल के आया आपका 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, किस प्रोसेस की, ये जो प्रोसेस है इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। तो इस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये बेस थ्योरम का ही सवाल हुआ क्या बेटा। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/6 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, यही होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देखो जरा, 3/24 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 5 और 3, 8/24। दैट मीन्स 3/8 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब लास्ट सवाल कर ही लेते हैं, करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग है ना, बोर्ड का जो भी हल्का फुल्का पार्ट बच गया है बोर्ड के रिलेटेड, वो करके खत्म करेंगे। ठीक, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए speaks truth are 4/5, while the probability for B are
3/4 the probability that they contradict each other ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट जब भी आए, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यही समझना है कि एक अपने हिसाब से सच बोल रहा है, दूसरा अपने हिसाब से गलत बोल रहा है, फिर ए अपने हिसाब से गलत बोलेगा, फिर बी अपने हिसाब से सच बोलेगा। ठीक है, यही होगा कॉन्ट्राडिक्ट का कंडीशन। बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया ये। क्या हो जाएगा बेटा? 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4, दैट मीन्स 4/20 प्लस 3/20, दैट इज 7/20। ये आपका क्या क्या आंसर आ गया। तो इस क्लास में